हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए सारे बच्चे जुड़िए, हम लोग टेस्ट लगा रहे थे। ये आप लोग का आईसी इंजन का सेकंड टेस्ट हो जाएगा। ये आप लोग का आईसी इंजन का सेकंड। चलिए, ऑडियो क्लियर है मेरे तरफ से। आज आप लोग का एक लाइव सेशन होने वाला है यूट्यूब में, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पहले आज आप लोग का सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। 7 बजे से जनरली आप लोग का रहता है, लेकिन 6 बजे स्टार्ट कर दिया गया है बिकॉज मैनेजमेंट की तरफ से एक मीटिंग अरेंजमेंट हुआ है जिसमें आप से ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। 8 बजे से यूट्यूब में लाइव आएगा। कोई भी क्वारी है आप पूछ सकते हो, क्लियर। यूट्यूब में सारे बच्चे वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन लगा चुके हैं हम लोग डियर, ये लगा चुके हैं जगदीश। चलिए हम लोग 41 तक देख लिए थे, हम लोग लगाएंगे 42 से। पहले और बच्चे आएंगे क्या? इतने ही बच्चे आने हैं क्या, या और बच्चे आने हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देन टेस्ट को। हम लोग 41 ये देख लिए थे, 42 से क्वेश्चन जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इससे लगाइए, बताइए इसका क्या होने वाला है ना। यहाँ से हम लोग आज देखने वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आंसर करिएगा। बताइए क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग। सर इस ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है नेगी, आप ही डाल दीजिए एक, है ना। आप ही डाल दीजिए क्लास। वैसे मैंने डाल दिया था, मैं पहली बार ही लिखा था 7 बजे से, लेकिन फिर 6 बजे से मैंने करवाया क्योंकि 7 से फिर नहीं हो पाता। क्योंकि 8 बजे यूट्यूब में मैंने जैसे कहा एक मीटिंग होने वाला है जिसमें सारे फैकल्टी आएंगे चाइनी के बैच के, है ना। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के सारे फैकल्टी आने वाले हैं और सारे बच्चे जुड़ेंगे। चाहे के पहला बैच हो या सेकंड बैच हो या फिर नॉन टेक्निकल का हो या टेक्निकल का हो, सारे बच्चे वहाँ जुड़ के आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो अपने अपने फैकल्टी से। प्रिपरेशन कैसे करना है या फिर हर एक चीज़ के रिलेटेड आप क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, क्लियर। इसीलिए उसको अरेंज करा गया, वो 8 बजे से रहने वाला है। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा पहले ले रहा हूँ, 7 से लेकर यानी 6 से लेकर 7:30 तक मैं आप लोगों का क्लास ले लूँगा, क्लियर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ एन आइडियल आइडियल ऑटो साइकिल। आइडियल का तो ऑटो साइकिल में क्या होता है, चाहे मैं बात करूंगा हीट एडिशन का या हीट रिजेक्शन का, किस में होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है ना। तो यहाँ पे बोला गया नॉट। अब देखो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जगदीश, हाँ सो ए, ठीक है ए, क्योंकि देखो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का आ गया है ना, तो डीजल में होता है ना। बाकी सब सही है। आइसेंट्रोपिक 2 प्रोसेस होता है और 2 मेरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया, ये तो हम लोग कंप्रेशन को हाई करने के लिए किए थे डीजल में, तो ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। चलिए लगाइए क्या बोला गया, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल इंजन डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन। किस पे मेरा आइडियल इंजन डिपेंड नहीं करता। किसी का भी एफिशिएंसी लिख लो जिसमें कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशन रेशियो और एडियाबेटिक इंडेक्स बोलो, है ना, या फिर आइसेंट्रोपिक इंडेक्स बोलो कि रिवर्स एडियाबेटिक होता है तो उसको आइसेंट्रोपिक कह सकते हैं। तो इन तीनों का यूज मतलब डिपेंड करता है किसमें नहीं करता, बताइए। तो एक कोई भी एक लिख लो इफिशियंसी जिसमें तीनों चीज दिया गया है। जैसे याद करो आप लोग, अगर मैं भी लिखता हूँ इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल, तो डीजल का इफिशियंसी देखोगे तो क्या हो जाता है, 1 माइनस आर पे पावर गामा माइनस 1, और ब्रैकेट में याद होगा क्या होता था, है ना, गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा माइनस, ये होता है ना। जहाँ पे अगर बात करेंगे तो आर इज योर कंप्रेशन रेशियो, क्या हो जाता था, कंप्रेशन रेशियो हो जाता था ना, कंप्रेशन रेशियो हो जाता था। दिस इज योर आइसेंट्रोपिक इंडेक्स और एडियाबेटिक इंडेक्स क्या हो जाता था, एडियाबेटिक इंडेक्स हो जाता था, या फिर बोल सकते हो क्या, आइसेंट्रोपिक इंडेक्स, है ना। ये दो चीज हो गया। और ये रहा कट ऑफ रेशियो, ये क्या है मेरा, कट ऑफ रेशियो। तो ये तीनों चीज तो डिपेंड करता ही करता है। तो कौन सा नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी। फ्लूइड प्रेशर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब देख सकते हो, आर, गामा या रो, ये तीनों डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, इन सब पे डिपेंड मेरा करता है। तो डीजल का मैंने लिखा है ना। तो ये कहीं पर्टिकुलर कोई नहीं बोला था। आइडियल इंजन में कुछ भी ले लो, मैं ऑटो ले लूँ, डीजल ले लूँ, डुअल ले लूँ, है ना, क्लियर। चलिए समझ आया ना क्यों होगा इसका आंसर डी। वेरी गुड। चलो देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रखा है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन डैश एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन ऑफ द सेम साइज
अगर आपका साइज सेम रहेगा, याद रखना एक साइज रहता है ना, तो यहाँ पे सेम क्या साइज है, तो सेम साइज में टू स्ट्रोक जो इंजन होता है या फिर टू स्ट्रोक जो साइकिल होता है ना, क्या वो मेरा फोर स्ट्रोक से ज़्यादा पावरफुल होगा, लेस वियर करेगा, या ग्रेटर थर्मल इफिशियंसी देगा, या फिर ग्रेटर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी देगा। क्या बोले सर, आ गए लड़के आग लगाने। वेलकम वेलकम। कौन कौन, चलो सोहेल भी आ चुका, वेरी नाइस। सोहेल, जगदीश, ठीक है, जगराम, नीरज भी आ चुके हैं। चलिए, तो देखो यहाँ पे गलती आप लोग कर रहे हो, गलती कर रहे हो, यहाँ पे गलती आप लोग कर रहे हो। देखो मेरा बात समझना, यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी की नहीं बात कर रहा, इफिशियंसी ज़्यादा आपको देता फोर स्ट्रोक सा इंजन, लेकिन यहाँ पे बात कराएगा किसका, ध्यान देना, साइज का बात कराएगा। सेम साइज में पावर प्रोड्यूस कौन करेगा, तो पावर प्रोड्यूस कौन करेगा, जिसका कम जगह लेगा, है ना, जिसमें कम से कम स्ट्रोक में काम हो जाएगा, जल्दी काम बनेगा, वही मेरा ज़्यादा पावर देगा। तो इस हिसाब से समझना, थोड़ा ध्यान लगा के बताओ आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है, अब बताइए, आंसर दीजिएगा कि मैं आंसर बताऊं। इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, है ना। टू स्ट्रोक जो साइकिल होता है, टू स्ट्रोक साइकिल, वो प्रोड्यूस मोर पावर करेगा एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। अब बोलेंगे सर जी क्यों। माय डियर स्टूडेंट, पहली बात समझना कि अगर मैं बात करता हूँ टू स्ट्रोक का, है ना, किसका बात करता हूँ, क्लियर समझ आया कि नहीं। तो टू स्ट्रोक का अगर बात करता हूँ ना, टू स्ट्रोक साइकिल जो इंजन परफॉर्म करता है, वो मेरा एक ही रेवोल्यूशन में एक पावर मिल जाता है। क्या हो जाता है, वन पावर स्ट्रोक मिलता है ना, वन पावर मिलता है, वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट मिल जाता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट एक ही बार घूमने की वजह से एक ही पावर मिल जाता है। लेकिन यही अगर मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने कहा टू स्ट्रोक का, फोर स्ट्रोक का, लेकिन अगर फोर स्ट्रोक बता, तो आप बोलो एक पावर स्ट्रोक के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, एक पावर स्ट्रोक के लिए जो रेवोल्यूशन होता है ना क्रैंकशाफ्ट का, वो दो बार चलता है। साउंड नॉट क्लियर सर, साउंड में क्या दिक्कत आ रहा है भाई। हम्म, साउंड नॉट क्लियर सर, साउंड में क्या दिक्कत आ रहा है भाई। अच्छा ठीक है, बीच बीच में दिक्कत हो रहा है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। जब तक आप लोग का न्यू सेशन ना स्टार्ट हो जाता, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो हम लोग इतना झेल सकते हैं, है ना। क्योंकि ये अगर जब मैं थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कभी कभी थोड़ा कट जा रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि टू स्ट्रोक में अगर आपको एक पावर बनाना है, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि आपको क्रैंकशाफ्ट का एक ही रेवोल्यूशन चलता है। सेम चीज अगर आपको फोर स्ट्रोक में, है ना, पावर स्ट्रोक एक चाहिए, तो यहाँ पे दो रेवोल्यूशन होता है, दो रेवोल्यूशन होता है क्रैंकशाफ्ट, राइट। तो ये चीज को ध्यान रखना है, इसीलिए क्या होता है, मेरा ज्यादा पावर कौन प्रोड्यूस करता है, पावर मेरा टू स्ट्रोक ज्यादा देता है, ये मेरा पावर देता है ना, और ये मेरा पावर कम देता है। क्लियर माई पॉइंट नोट, इस चीज का ध्यान आप लोग को रखिएगा। इसके अलावा ये बहुत ही मेरा लाइटर होता है, क्या बहुत हल्का होता है ना, बल्कि उतना नहीं होता है, बहुत बड़ा हैवी नहीं होता, और फ्लोर एरिया एरिया बहुत ही कम लेता है, ज़्यादा कम से कम छोटा जगह में आ जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं, ये चीज़ हो जाता है, राइट। तो दैट्स वाई। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर थर्मल एफिशिएंसी की बात करा जाए, तो थर्मल एफिशिएंसी आपको ज़्यादा कौन देगा, ये देगा, है ना। तो थर्मल एफिशिएंसी इसका ज़्यादा, थर्मल एफिशिएंसी इज मोर, है ना, ये मोर, और इसमें मुझे थर्मल एफिशिएंसी क्या आएगा, बोला जाएगा, इसका थर्मल एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। तो थर्मल एफिशिएंसी जो है ना, वो आपको फोर स्ट्रोक में ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। वो क्वेश्चन क्या बोल रखा है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये बोला है, फिगर शो अ पीवी डायग्राम फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग साइक्लिक प्रोसेस ABCA। ए बी रिप्रेजेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, ए बी जो क्या रिप्रेजेंट कर आइसोथर्मल को, आइसोथर्मल को, है ना। अगर बात करेंगे विच ऑफ द ग्राफ शो इन द फिगर, क्या बोला गया, विच ऑफ द ग्राफ शो इन फिगर रिप्रेजेंट द पीटी
पीटी यानी प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ऑफ दिस साइक्लिक प्रोसेस। इन सबको अगर मैं पीटी डायग्राम में दिखाऊंगा तो कैसे होगा? तो ये तो आइसोथर्मल का दिया गया, बाकी ये चीज़ देख के ही मुझे लग रहा है, हाँ यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि दिस इज और क्या हो जाएगा बताइए, ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला है, ये प्रेशर कांस्टेंट वाला है, ठीक है। नहीं नहीं, आप देखो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये बोला गया कि बताओ, अगर आप पीटी डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे पीटी डायग्राम है, पी एंड टी, है ना, पी और टी, पी एंड टी, पी एंड टी, तो इसमें से कौन, अगर किसी को आप इसको पीटी डायग्राम में ड्रॉ करोगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखो यहाँ से कैसे करोगे। अगर बात करेंगे ए से लेकर, देखो पकड़ो, ए से लेकर बी क्या है? ए से बी तो आइसोथर्मल है, तो पहले देखो ए से बी आइसोथर्मल, तो टी आइसोथर्मल किस तरह का लाइन बनेगा? इस तरह बनेगा। कौन सा है भाई आइसोथर्मल का कंडीशन क्या है? ए एंड बी आइसोथर्मल है, मतलब ए बी जो है ना, ए बी कुछ ऐसा होगा एकदम वर्टिकल रहने वाला। तो वर्टिकल किस में नजर आ रहा है? या तो सी में नजर आ रहा है या डी में नजर आ रहा है, यानी ए तो गया ना, ए गया और बी भी गया, क्योंकि ए भी वर्टिकल होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए। और क्या कहा गया है? और यहाँ पे कहा गया है ए और सी जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए सी वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, ए सी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ए सी वॉल्यूम कांस्टेंट यानी प्रेशर कांस्टेंट पहले देख लेते ना, प्रेशर कांस्टेंट देख लो, प्रेशर कांस्टेंट है सी बी, सी बी प्रेशर कांस्टेंट, सी बी प्रेशर कांस्टेंट। देखो यहाँ पे सी बी जो है, ये सी बी दिया गया क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ओनली एक ही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन था ही। चलो वेरी नाइस। सोहेल, नीरज, जगराम, सबसे पहले जो आंसर आया है वो जगदीश का आया है, फिर जगराम का आया है, देन नीरज का, देन सोहेल का। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को लगाइए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है दैट एक कार है, हैज़ अ 4 स्ट्रोक इन लाइन डीजल इंजन, एक मेरा कार है जो कि डीजल इंजन में वर्क कर रहा है, होस कंप्रेशन रेशियो मेरा दिया गया क्या? कंप्रेशन रेशियो जो दिया गया वैल्यू वो दिया गया 21:1, है ना। कंप्रेशन रेशियो टोटल वॉल्यूम बाय आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, उसका रेशियो दिया गया 21:1, एंड एक्सपेंशन रेशियो क्या दिया गया? ये दिया गया 10:1। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ये फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा ना तो फट से इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, है ना। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कंप्रेशन रेशियो बेसिकली जो होता है ना वो मेरा एक्सपेंशन रेशियो इनटू कट ऑफ के बराबर होता है, बस ये आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो कहा गया है व्हाट इज द कट ऑफ रेशियो, ये रिलेशन ध्यान रखना, है ना। अगर मैं नहीं बताया तो इसको नोट कर लेना, दिस इज योर कंप्रेशन रेशियो, दिस इज योर कंप्रेशन रेशियो, है ना, दिस इज योर एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो, एंड दिस इज योर कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो। ये एक रिलेशन है, इसके बीच में इसका ध्यान रखना। आप इसको वैल्यू को पुट करो और बताइए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। क्या आप लोग आंसर देने लगे हैं क्या? इसी का आंसर दिए हैं क्या? तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता तो कट ऑफ रेशियो बोला गया यहाँ पे, कट ऑफ रेशियो आ जाएगा आर सी बाई आर, तो कंप्रेशन रेशियो कितना 20/1, और ये हो जाएगा क्या 10/1, तो कुल मिला के 1 खत्म, यानी 20/10, तो कुल मिला के 2.1 आ जाएगा। वेरी नाइस, सभी का करेक्ट आंसर है जो बच्चा आंसर दिया है, इसी का आप लोग आंसर दे रहे हो ना क्वेश्चन का, तो इसका आंसर 2.1, अगर आप लोग इसका दिए हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी का आई थिंक मुझे सबसे पहले आंसर जो मिला था वो फिर से जगदीश का ही मिला है, फिर नीरज का मिला है, फिर आपके नेगी का मिला है, एंड फिर जगराम का मिला है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 क्वेश्चन क्या कहा गया? एक डीजल इंजन इस बार लिया गया, ठीक है भाई, है ना, डीजल इंजन फिर से लिया गया है जिसका कट ऑफ रेशियो आपको दे दिया गया, कट ऑफ रेशियो 2 एंड कंप्रेशन रेशियो 20। अच्छा, तो बोला गया एज्यूम करना है कि एडियाबेटिक इंडेक्स यानी गामा का वैल्यू 1.4, तो एयर के लिए लिया गया है, तो इट्स एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होगा? सिंपल, आपको डीजल इंजन का एफिशिएंसी का वैल्यू पुट करो और वहाँ पे आप आंसर लाओ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ रेशियो जो है वो आरसी का वैल्यू दिया गया, तो एंड कंप्रेशन रेशियो, एक सेकंड पहले कट ऑफ रेशियो दिया गया है, जस्ट अ मिनट, ये चलो 20 लिख देते हैं, ये दिया गया आपको 2, गामा का वैल्यू दिया 1.4, तो बताइए डीजल एफिशिएंसी क्या होगा, ये आपको वैल्यू पुट करना। चलो बच्चा एक बारी मैं फॉर्मूला वाले लिख देता हूँ, वैसे आप लोग को पता ही है, तो डीजल का efficiency क्या आ जाएगा 1 माइनस लो आरसी माइनस, है ना, और ब्रैकेट में कट ऑफ रेशियो, एंड फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करो फटाफट और आप आंसर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 20 एंड गामा का वैल्यू 1.4 में अगर 1 घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा, कितना 0.4 आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे,
अगर बात करेंगे कट ऑफ रेशियो तो 2 दिया गया है, तो 1.4 माइनस 1 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर गामा का वैल्यू दिया 1.4 एंड 2 माइनस 1, ये मुझे देखने को मिला है ना। ये मुझे वेरी नाइस। यहाँ पे आंसर जो है ना नहीं गलत आ रहा है, जगराम गलत आ रहा है, इतना नहीं होगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.4 है तो इसको कर सकते हो क्या, आपका 22/5 आ जाएगा यहाँ से, है ना। फिर यहाँ बात करेंगे तो 2.5 इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 2 इंटू -1 तो ये आ रहा कुछ 1.639 के आसपास, और ये 2 से 1 कटेगा 1 आ जाएगा, यानी 1.4 ही रहने वाला है, 1.4 बस ये हो गया। अब आपको इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आप लोग को। वेरी नाइस। हाँ सोहेल बिल्कुल सही बात है, सोहेल आपका 100% करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आंसर जो होगा कितना, 64। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट जो है ना वो 0.6467 के आसपास आएगा, परसेंटेज में 64.7 के आसपास आ जाएगा। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है, ठीक है सोहेल बिल्कुल। सर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है क्या, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वैसे, है ना, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन आप हमेशा तैयारी करो वर्स्ट कंडीशन के लिए, ख़राब कंडीशन के लिए। अगर गलती से इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देखो, अगर सर बोलेंगे कैलकुलेशन नहीं दिया रहेगा तो फिर कैसे करेंगे सर, तो आपको गिवन रहेगा कुछ चीज़ें, जैसे देखो ध्यान से 2 पे पावर 1/4 इक्वल टू यहाँ दिया गया ना कि 2.639 को वैल्यू पुट कर देना, तो इस तरह से आपको दिया रहेगा, है ना, इस तरह से वैल्यू दिया रहेगा कि ये चीज़ आप देखो, मान लो यहाँ पे डिफिकल्ट क्या हो सकता है, 2 पे पावर 1.4 इक्वल क्या होगा सर, एंड 20 पे पावर 1.5 आप क्या होगा, बस यही ना, तो इसका वैल्यू दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको पता है, मुझे पता है कैलकुलेटर आपको नहीं अलाउड होगा, लेकिन आपको या तो इजी देगा, क्वेश्चन तो देगा इजी देगा, या फिर इस तरह से गिवन दे देगा, यूज करने बोल देगा कि 2 पावर 20 पे पावर 1.4 का वैल्यू ये होगा, है ना, 2 पे पावर 1.4 का वैल्यू ये होगा, फिर आप कैलकुलेट करो। समझ आया कि नहीं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन ये नहीं कि लगाना नहीं है, क्लियर, लगाते रहना है, आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या क्या आ गया कि एक हीट इंजन है जो कि मेरा काम कर रहा है डुअल साइकिल में, तो बताओ उसमें क्या क्या होगा, सिंपल बताइए, डुअल में क्या होगा, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल एंड ऑटो साइकिल। बताइए कैसा प्रोसेस होता था। सबसे पहले होता था मेरा क्या, बताइए, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक पहले होता था, कंप्रेशन, फिर लोग दो बार हीट पर हम लोग डिसीजन करते थे, एक बारी कांस्टेंट, अगर मैं पीवी लिखता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और एक बार कांस्टेंट प्रेशर में, फिर आइसेंट्रोपिक होता था और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन करता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे बात करेंगे प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे एंट्रोपिक कांस्टेंट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, और यहाँ पे एंट्रोपिक कांस्टेंट। कुल मिला के क्या देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ तो आइसेंट्रोपिक 2, कांस्टेंट वॉल्यूम 2 और प्रेशर 1। चलिए आंसर आना स्टार्ट हुआ कि नहीं। सोहेल बी बोल रहे हैं, बी कैसे होगा डियर, देखो ध्यान से, इसमें बी में कहा गया है 1 आइसोबारिक, आइसोबारिक एक है, ठीक है, 2 आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है, एंड 2 एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है ना, तो आइसेंट्रोपिक होगा। फिर से नेगी आप भी गलत बात रहे हो, जगराम भी गलत दे रहा है भाई, रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है ना, हम लोग रिवर्सिबल एडियाबेटिक ले चलते हैं, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक कहते हैं। क्लियर माई पॉइंट आउट। मैं यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट क्यों लिखा हूँ, जब मैं टीएस डायग्राम इसका बनाता था तो जहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, टीएस डायग्राम तो हम लोग कांस्टेंट लेके चलते थे ना, क्यों लेके चलते थे, क्यों लेके चलते थे, देखो यहाँ पे डायग्राम ऑफ डी बोल रहे हैं, 2 एडियाबेटिक है, 2 आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल कहाँ से है, आइसो है ही नहीं, आइसोथर्मल कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट 2 है, वॉल्यूम कांस्टेंट 2 है ना, प्रेशर कांस्टेंट आपका है, और 2 आपका है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, कितना बारी बोले हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक किसको बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक कहते हैं, भूलिएगा नहीं, ये सब बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ है। सही है सर, वेरी नाइस। तो आंसर क्या होगा, समझना क्यों में होगा। मुझे ये चाहिए कि देखो मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग को अगर जॉब को निकलवाना है मुझे, तो आप लोग को पूछना पड़ेगा कि जो चीज़ आप गलती किए वो समझ आया कि नहीं, समझ आया ना, आपने कहाँ पे गलती करा था। रिवर्सिबल लेके चलते हैं, आइसेंट्रोपिक वाला कंडीशन रिवर्सिबल लेके चलते हैं कि जब टीएस डायग्राम बनाते हो तो जहां भी आपका आइसेंट्रोपिक रहता हो कांस्टेंट आप लोग एंट्रोपिक लेके चलते हैं, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक कहलाता है। और मैं आपको ये प्रूव करा चुका हूँ, ये बोलने वाली बात नहीं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक क्यों कहते हैं, मैं आपको प्रूव करा चुका हूँ, जब मैं एंट्रोपी वाला कंडीशन बताया था, तो याद करो मैं इसको प्रूव करा चुका हूँ। क्लियर, बताइए सभी बच्चे बोलिए कि हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए वेरी नाइस, क्योंकि नहीं होगा तो मुझे बताना पड़ेगा ना,
एंड ऑफ द डे अगर आप नहीं समझे हो तो मुझे बताना पड़ेगा, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो मुझे बताना पड़ेगा। चलो देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज आल्सो कॉल्ड, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं ना ऑटो डीजल ड्यूल का, वो बेसिकली होता क्या, क्या वो इफेक्टिव एफिशिएंसी होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, या आइडियल एफिशिएंसी होता है, या एक्चुअल होता है, क्या होता है भाई बताओ। आप दो ही जगह में फंस सकते हो, या तो आइडियल एक्चुअल, तो क्या लेके चलते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। वेरी नाइस, आइडियल होता है ना, जगह बिल्कुल सही आंसर है, आइडियल होता है ना, एक्चुअल थोड़ा ना होता, वो आइडियल होता है, क्योंकि वो तो हम लोग वैल्यू लेके चलते हैं ना। प्रैक्टिकली जब वैल्यू मिलता है पुट करते हैं तो उससे कम ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा तो नहीं मिलता, कम ही मिलेगा, आइडियल में ज़्यादा मिलता है, यानी करने का मतलब क्या, वो मेरा आइडियल होता है। क्लियर, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। 51 में क्या बोला गया है यहाँ पे कि व्हाट इज द रेशियो वर्क इनपुट इनटू भाई वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, क्या बोला जाता है इसको। भाई हम लोग लिखते हैं ना कि ये रहा मेरा इनपुट नेट वर्क कितना गया है और हीट कितना दे रहे हैं, या फिर बोल सकते हो कि वर्क डन, इसको ये भी लिख सकते हो वर्क डन और डिवाइड सप्लाई, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हीट सप्लाई। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं बताइए, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। यही तो मेरा एफिशिएंसी इसी तरह निकालते हैं ना, है ना। ये क्या होता है मेरा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होता है। क्लियर, समझ आया सबको। चलिए ये आंसर इसी का होगा ना, ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया गया सोहेल के द्वारा, फिर जगराम के द्वारा, फिर दिवेश के द्वारा। चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कुछ ग्राफिकली क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं इसका कितना बच्चा आंसर दे पाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्राफ ऑफ रिलेशन बिटवीन दी एफिशिएंसी एंड दी कंप्रेशन रेशियो। ये कंप्रेशन रेशियो को आर के ले लिया, कुछ भी ले ले, आपको बना के कंप्रेशन आप आर से लेके आप आर से चलो, या आर लेके भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं आर कंप्रेशन रेशियो, राइट। तो ये आरसी और एफिशिएंसी के बीच में ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा। अब इसके लिए मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक का मैंने बताया था ना, वो ग्राफ आपको पता होना चाहिए। नहीं यहाँ पे ए बी और सी डी भी है, यहाँ पे ए बी और सी डी भी है, पूरा देख लो। यहाँ पे आंसर जो होगा मैं आपको बता दे डी होगा। क्यों, मैं आपको एक ग्राफ बता दे रहा हूँ, इसको आप याद रखिए। और जो चीज़ देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसा आपका रहेगा क्वेश्चन में बताऊंगा जो मैं आपको नहीं बताऊं, बट बहुत ही बेसिक है। तो जो भी न्यू मिलेगा ना आप उसको नोट डाउन में, एक पेज में नोट डाउन कर लेना और नोट्स में ऐड कर लेना। जैसे इसका जान लो, एक मोनोएटॉमिक होता है जो मैं थर्मोडाइनमिक्स में आप लोग को पढ़ाया था, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, उसके बेसिस में क्या होता है कि कंप्रेशन रेशियो वैल्यू चेंज होता रहता है। तो कुछ ऐसा होता है, एक जगह है ना, दो जगह से, और ये तीन जगह। सबसे ऊपर में जो होता है वो गामा वैल्यू होता है 1.67 के आसपास होता है ना, 1.67, और ये बेसिकली होता है मोनोएटॉमिक का। किसका होता है, मोनोएटॉमिक, वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स। क्लियर। अगर बात करेंगे गामा की, उसकी कम तो आ जाएगा 1.4 के आसपास, जो कि एयर का लेके चलते हैं, है ना। जो एयर क्या होता है, एयर 2 यानी ऑक्सीजन, O2 2 यानी कि क्या हो जाएगा, ये मेरा डायटोमिक हो जाएगा, डायटोमिक हो जाएगा। लास्ट आ जाएगा पॉली एटॉमिक। क्या पॉली एटॉमिक, जिसका गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6 पास। जैसे हम लोग पॉलीट्रोपिक वैल्यू लेते हैं ना, याद है एडियाबेटिक इंडेक्स में वैल्यू 1.4 लेते हैं, और 1 से ज्यादा होता है और 1.4 से कम होता है, कौन, पॉलीट्रोपिक। ये सभी याद है कि भूल गए हो आप लोग, तो ये हो जाएगा मेरा पॉली का, पॉली एटॉमिक का। क्या ये अभी याद है कि हम लोग लेते हैं पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम लोग लेते हैं एरिया पीवी पे पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम लोग लेते हैं किसके लिए, पॉलीट्रोपिक के लिए। और गामा का वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है ना। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि आई मीन एन का वैल्यू बोल रहे हैं कि 1 से बड़ा होता है, लेकिन 10 से छोटा होता है, और इसका वैल्यू होता है 1.4, तो इसके बीच में कहीं लाई करता है। समझ रहे हो, ये सब याद है ना। तो ये ग्राफ ध्यान रखना, तो ये इस तरह का ग्राफ आपको डी में नजर आएगा। तो ये बेसिकली इधर अगर एफिशिएंसी में जाऊं, इधर कंप्रेशन में जाऊं, तो इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरे डी नंबर को हो जाएगा। क्लियर, वही कहा गया कि रिप्रेजेंट मेरा किस तरह करता है, तो इस तरह का ग्राफ जाता है अलग अलग प्रोसेस के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग बढ़े हैं। चलो अब इसमें देखो, मैं इसको ग्राफ थोड़ा बना दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा खराब हो गया है, ब्लर हो गया है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेम कर दे रहा हूँ कि एक्चुअल में है क्या ग्राफ, है ना। ये एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूँ तो देखो कुछ ऐसा है, एक सेकंड में यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। है तो पहली बात पीवी डायग्राम है ना, पीवी डायग्राम है, एंड प्रोसेस आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ एक, फिर दो गया है, सॉरी सॉरी मैंने दो डायरेक्ट लिख दिया। जस्ट ए मिनट, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ, मतलब क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। 1 है, 2 है, फिर इस तरह गया है, ऐसा कुछ गया है, ऐसा गया है, एंड ये आके फिर ऐसा मिल गया है। तो ये 3 है और ये 4 है, और ये आपका पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, मतलब कि साइक्लिक
होगा। हाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल चलेगा, ये चीज़ आपको दिया गया सिंपल। और ये पी और वी और कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फॉर अ गिवन प्रोसेस 1 2 3 4 कंसिस्टिंग द टू आइसेंट्रोपिक एंड टू आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक क्या बोला गया, दो प्रोसेस है, एक मेरा है आइसेंट्रोपिक, देखो ध्यान से, दो मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है एंड दो मेरा आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक मतलब क्या होता है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर ध्यान दोगे तो ये दोनों प्रोसेस मेरा क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक हो गया ना। और आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपिक कांस्टेंट है ना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। तो बोला गया विच ऑफ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टीएस डायग्राम में क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे बताइए ये टीएस डायग्राम में कैसे ड्रॉ होगा। ये ग्राफ को आप लोग देख लिए ना, अब इसको आप लोग ड्रॉ करो यहाँ पे, ठीक है। नहीं कि आप आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे, टीएस डायग्राम में कैसे ड्रॉ होगा। तो पहली बात, दो मेरा क्या था, अगर मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो क्या करूँगा बताइए आप लोग। अगर जस्ट अ मिनट, अगर मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, चलो वेरी नाइस, आंसर यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। और भी बच्चा आंसर करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं। तो दो तो मेरा क्या हो गया, दो मेरा अगर बात करेंगे तो दो मेरा क्या कांस्टेंट वॉल्यूम है एंड दो मेरा कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक वाला तो कांस्टेंट ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्लियर। एंड दो मेरा क्या है, दो मेरा है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस तरह स्लोप जाएगा, ऐसा हो जाएगा, खेल खत्म हो गया, इस तरह जाएगा। बाकी बचा कि सर जी यहाँ पे भी आपका इस तरह है और ये आपका ए भी है और सी भी है, तो ए सी में किसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखो ध्यान से, एक से दो मेरा क्या हो रहा, एक से दो मेरा हो रहा कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर दो से तीन हो रहा है मेरा एक्सपेंशन हुआ है, तो उससे दो से तीन एक्सपेंशन हुआ है। तो दो से तीन यहाँ पे एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, ठीक है। दो से तीन यहाँ पे देख सकते हो, दो से तीन यहाँ पे ड्रॉप करा, लेकिन यहाँ से किया है, एरो ही अलग दिया, एरो देख सकते हो, पाला वाला में पूरा एरो ही गलत है। तो एरो, ये बिल्कुल मैं एरो का ध्यान ही नहीं दिया था, एरो साइकिल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई सी आंसर, क्योंकि ए में कोई है ही नहीं। आप देख सकते हो एरो कितना गलत दिया गया है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे पूरा पूरा उल्टा दे दिया, उल्टा दे दिया, कंज्यूमिंग साइकिल बना दिया, जबकि ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है ना, क्लियर। चलिए समझ आया ना, 53 का सी, नीरज वेरी नाइस, सभी का करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। द रैंकाइन साइकिल विल अप्रोच टू कार्नोट साइकिल इफ, रैंकाइन साइकिल जो होता है ना वो कार्नोट की तरह बिहेव कब करेगा। ये याद रखना, रीजनरेटिव करने से उसका एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाता है, इसके वजह से होता है ना। रैंकाइन साइकिल में अगर रीजनरेशन हम लोग कर देते हैं तो उसका एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से कार्नोट की तरह बिहेव कर जाएगा। तो आप आंसर आप आराम से लगा सकते हो मैंने क्या कहा उस बेसिस पे। वेरी नाइस, ये आंसर मैंने बता दिया, सिंपल है ना, सिंपल है। अगर मैं रीजनरेशन करता हूँ जिसके वजह से उसमें क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है रीजनरेशन की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। जगराम नॉन ऑफ दीज क्यों बोल रहे डियर, देखो क्या होता है कि रैंकाइन साइकिल में अगर मैं रीजनरेशन करता हूँ तो उसमें क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी जो होता है वो कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है। तो रीजनरेशन की वजह से कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है तो एफिशिएंसी बढ़ जाता है, सिंपल सा लॉजिक है एकदम, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दी वर्क आउटपुट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। आइडियल ऑटो के लिए कौन सा सही है, वो स्टेटमेंट आपको चूज करना है, वो स्टेटमेंट आपको चूज करना, क्लियर। चलिए बताइए आंसर, बताइए आंसर बताइए, क्या होता है एफिशिएंसी ऑटो का, 1 - 1 के पावर RC पावर गामा -1, यही होता है। वेयर RC इज कंप्रेशन रेशियो एंड गामा इज एडियाबेटिक इंडेक्स विच डिपेंड ऑन CP एंड CV। तो क्या कहा गया कि इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन एडियाबेटिक इंडेक्स, सही बात है भाई। इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, दैट्स ऑल्सो ट्रू। इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, ये भी कहीं सही है। बी नहीं होगा डियर, ऑल दीज होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे डी जो मार रहा है वो बच्चा सही मारा है। यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले आंसर जगराम का सही है, दिवेश डी होगा, ठीक है। फिर जगदीश त्यागी करेक्ट आंसर है, डी होगा। यहाँ पे आप देखो ना, इन दोनों पकड़ो ना, ठीक है। कंप्रेशन प्रेशर रेशियो छोड़ दो भाई, एक चीज़ मुझे बताओ, प्रेशर को अगर बढ़ाते हो, ऐसा नॉर्मली समझो ना, प्रेशर बढ़ाओगे है ना तो आपका क्या होगा, प्रेशर रेशियो, बेसिकली प्रेशर में समझ लेना। या फिर ऐसे समझो ना, सिंपल सा लॉजिक भी है कि अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते थे
तो अब इसलिए बात है कि मेरा एफिशिएंसी बढ़ता था। और कंप्रेशन रेशियो कब बढ़ेगा? जब प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन बढ़ा नहीं पाते थे। देखो यहाँ पे ये नहीं बोला कि लिमिटेशन क्या है, आपको बोला कि बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, वर्क आउटवर्ड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, बाकी नहीं करते हैं वो अलग कंडीशन है कि नॉकिंग वगैरह है। अगर मान लो आप बाइक चला रहे हो, आप बोलोगे नहीं मुझे स्पीड चला ही नहीं चलाना है, नॉकिंग हो, मेरा इंजन खराब हो जाए, लेकिन मेरा एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, तो चलाओ अपना स्पीड में करो, लेकिन नॉकिंग हो, इंजन खराब हो जाएगा जल्दी, लेकिन इमरजेंसी के चलते वो कर सकते हो ना एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। कभी नहीं होता कि एकदम तेल का मैं पूरा स्पीड रोंद ले जाते हैं, तो आप एफिशिएंसी को बढ़ाएं ना भाई, कंडीशन जो भी हो। ग्राफ कैसे बनेगा रीजनरेशन के केस में रैंकाइन साइकिल का? रैंकाइन साइकिल का मैं बता दूंगा, डोंट वरी, है ना। मैंने कहा ना देवेश, देखिए कुछ कुछ जो है मैं आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन है। आप लोग को जो जो टॉपिक लगेगा कि ये वही मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैंने कहा ना रैंकाइन वगैरह ज़्यादा पावर प्लांट में है। तो अगर आपको जानना है ना, तो आप लोग क्या करना, आप लोग व्हाट्सअप या फिर आपके ग्रुप में या मुझे पर्सनली बता देना कि सर हम लोग को जैसे कि नेगी हमको पहले बोले हैं कि सर हम लोग को जो परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन है वो भी बता दीजिएगा, तो मैं इसको नोट डाउन कर लिया हूँ, वो मैं एक दिन बता दूंगा। अगर आपको पढ़ना तो मैं बेसिक से बता दूंगा। देखो 2 मिनट में बनने वाली चीज़ नहीं है, पूरा ग्राफ को समझा समझा के बताएंगे, 10-15 मिनट 20 मिनट लग सकता है ना, तो बना दिया जाएगा। तो आप मुझे वो चीज़ को नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, ये सभी को मैं नोट डाउन करूंगा। जब आईसी इंजन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं कभी संडे में टाइम निकाल के कुछ टॉपिक जो आपको जानना वो मैं बता दूंगा, क्लियर। इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन अभी बीच में अगर बताएंगे तो आधा अधूरा ज्ञान है, समझने में नहीं आएगा। कुछ बच्चे को शायद आपको आएगा, कुछ आता है, कुछ को नहीं आएगा, तो मुझे बताएंगे तो क्लियरली बताएंगे ताकि सब बच्चे को क्लियर हो जाए, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर लगाइए। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज इन दी कंप्रेशन इग्निशन? ये भाई बच्चा वाला क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। कंप्रेशन इग्निशन यानी कि सीआई इंजन के लिए कौन सा साइकिल काम करता है सीआई में? वेरी नाइस, डीजल साइकिल, है ना, डीजल साइकिल काम करता है, डीजल साइकिल काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए इसमें बताइए। इस क्वेश्चन को देखो कितना अच्छा फ्रेम करा गया है, बोला गया विच डिनोटेड पाथ इज फॉलोड बाय द डुअल साइकिल इन दी पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में ढेर सारा साइकिल दिया है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हीट एडिशन कहाँ कहाँ हो रहा। आपको बोला गया कि बताओ इसमें से कौन सा जो है ना डुअल साइकिल बता रहा है। डुअल याद करो क्या होता है भाई, हीट एडिशन 2 प्रोसेस में होता है, कांस्टेंट प्रेशर में भी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी। बाकी आइसेंट्रोपिक 2 प्रोसेस होता है और रिजेक्शन मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कुल मिला के 2 आइसेंट्रोपिक, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, एक आपका कांस्टेंट प्रेशर, और दोनों में कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में भी हीट एडिशन होता है। तो आप देखो ग्राफ क्या होगा, बताओ, सब तो बता ही दिए मैंने, क्या होगा भाई? वेरी नाइस, बी इसका आंसर आने लगा है ना, वेरी गुड वेरी गुड। नेगी का सबसे पहले आंसर आया, फिर दिवेश का, फिर नीरज का, फिर जगदीश का, है ना, वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही है। ए क्यों बोल रहे जगदीश, आपने ए कहा बोल दिया भाई, बी होगा ना। देखो 1 से 2 गया, ऐसे रुक गया, है ना, फिर 2 से 3 भाई कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन वर्क करेगा, चलो ये तक गया, 3 तक गया ना, 3 के बाद 5 तो घूमना है इसको, तो यहाँ पे 1 2 3, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर 7 तक आएगा, फिर 1 तक आएगा, क्लियर, समझ आया? चलो वेरी नाइस, तो यहाँ पे बी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन सिंपल बोला गया, विच साइकिल इज मोस्टली यूज इन हाई कंप्रेशन इंजन। हाई कंप्रेशन इंजन के लिए क्या करते हैं बताओ, कौन सा साइकिल? ऑटो तो कभी नहीं करेंगे, वहाँ पे हाई कंप्रेशन मिलता ही नहीं है। इसको अचीव करने के लिए हम लोग डीजल साइकिल का यूज किए, और डीजल में क्या देखे थे कि मुझे हाई कंप्रेशन रेशियो मिल जाता था, है ना। लेकिन नहीं नहीं, आंसर आपका ये होगा डुअल, क्योंकि याद करो डुअल में हम लोग दोनों फायदा लिए थे, डुअल से दोनों का फायदा मिल जाता, तो आप लोग इसका आंसर डुअल मारना, क्योंकि डुअल में भी, क्योंकि भाई डुअल को बनाया गया था दोनों का फायदा लेने के लिए, तो डुअल से मुझे कंप्रेशन रेशियो हाई भी मिल जाता है और टेम्परेचर का यूटिलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है। याद करो ऑटो साइकिल की खासियत क्या था कि कंप्लीट हीट का यूटिलाइजेशन करता था कंबसन में, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं मेरा कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होता है। तो आप आंसर मार सकते हो डी, सॉरी बी, बी। क्लियर, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ए मत मारना, डी बी मारना, इसका समझ आया? जहाँ पे जो चीज़ आपको कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूँगा, इसका आंसर बी मानना। बहुत ही छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जहाँ बच्चा गलती कर लेता है, ठीक है। चलो क्योंकि भाई समझो ना, इसमें एक फ़ायदा, इसमें दोनों का फ़ायदा मिल रहा है ना। डुअल साइकिल कहाँ यूज होता है? देखो डुअल साइकिल का यूज हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। आप अगर मान लो आपका टारगेट क्या, वो आप डिपेंड करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ हाई, मान लो हीट एडिशन आप दे रहे हो, सफिशियंट दे रहे हो, आपको बस एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो आप डीजल को यूज़ कर लो, है ना। लेकिन आपको क्या करना, कंप्रेशन रेशियो हाई भी चाहिए, एफिशिएंसी भी अच्छा चाहिए, और आप हीट का यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो डुअल का यूज़ करो, है ना। समझ आए? आपको सिर्फ और सिर्फ हीट का यूटिलाइजेशन करना चाहता है, एफिशिएंसी आपके लिए मायने नहीं रखता है, कम भी दे चलेगा, तो आप ऑटो का यूज़ करो, क्लियर।
वही चीज़ है जो मैं आपको बताया हूँ। तीनों प्रैक्टिकल है, तीनों प्रैक्टिकल है, यू नो दैट नहीं कि मैं तीनों प्रैक्टिकल है, तीनों प्रैक्टिकल है, यू नो दैट। इससे पहले क्या होगा, डी ऑटो रहे, क्योंकि तीनों में बात करो तो कहीं भी आइसोथर्मल आपको नजर आ रहा था क्या? क्या हम लोग कहीं भी आइसोथर्मल में हीट एडिशन कर रहे थे? नहीं ना। ठीक है, तो आपका ये तीनों का तीनों आप रियल, इसलिए तो ये यूज़ करते हैं ना। अच्छा एग्जाम्पल का बात करो, एग्जाम्पल बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं डियर। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता और कि यहाँ पे बोल जाए कि अभी तक मैं आपको बताया था, याद करो तो, ऑटो का बताइए तो आप लोग क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, आगे का बताता हूँ। 6 से लेकर 10 बताया था कि नहीं बताया ना? डीजल का कितना बताया था, 15 से लेकर 10। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में इतना नहीं दे पाता डीजल, डीजल है ना, इतना नहीं दे पाता। ये ज़्यादा ज़्यादा पता कितना तक देता है, 15 से लेकर 20 तक देता है, 15 से लेकर 20 तक दे पाता है ना। ये चीज़ को ध्यान रखना। और ये आपका 10 तक, कभी कभी आपका 8 से लेकर 12 तक दे देता है। लेकिन अगर बात करेंगे डुअल का, तो वो थोड़ा ज़्यादा देता है। ये जो है ना, वो 15 या 16 से लेकर 25 तक दे देता है, 24 तक दे देता है। तो ये समझ लो, इसलिए इसको ज़्यादा यूज करते हैं। ये देखो है, हम लोग लिखते हैं 15 से 25 तक, लेकिन देता 15 से 20 तक। डुअल देता 15 से 25 तक या 24 तक। और आपका ऑटो बात करेंगे तो 8 से 10 लिखते हैं, लेकिन ये 12 देता। तो ये रियल केस है। ठीक है, चलो वेरी नाइस। हम्म, लेकिन याद रखना, जितना देता है आपका डीजल, उससे ज़्यादा देता है मेरा डुअल। तो कंप्रेशन रेशियो हाई के केस में आप डुअल ही मारिएगा। ठीक है, यहाँ एफिशिएंसी का बात नहीं करा का, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बाद में बोलेगा सर एफिशिएंसी तो ज़्यादा मिलता है मेरा आपके किस में, डीजल में। यहाँ सिर्फ कंप्रेशन रेशियो का बात करा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डुअल, डुअल का कुछ और नेम है, क्या होता है बताओ? ये मैं नहीं बताओ, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, आप लगा सकते हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैकेनिकल वालों के लिए हलवा है इस इंजन, बिल्कुल सबके लिए हलवा है। कौन बच्चा, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आ रहा होगा, है ना? सबके लिए हलवा है। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा ना, मिक्स्ड। मिक्स्ड साइकिल इसको कहते हैं, है ना? दोनों का आपको देखने को मिलेगा एडवांटेज, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मिक्स्ड साइकिल। वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर है। चलो, संगीता एक न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी है, या जुड़े हैं संगीता, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एन आइडियल रीजनरेटिव साइकिल इज इक्वल टू कारनॉट, लेस देन कारनॉट, मोर देन कारनॉट, कुड बी एनीथिंग। भाई कारनॉट से ज़्यादा तो जा नहीं सकता, ये तो आप खुद भी सोच सकते हो। कारनॉट से ज़्यादा चल गया तो फिर हम लोग क्यों बोलते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मुझे कारनॉट से मिलता है ना? तो वो तो जा नहीं सकता। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उसके आसपास आ सकता है ना। रीजनरेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा के कारनॉट के आसपास ले जा सकते हैं, यानी इक्वल। उससे ज़्यादा तो कभी नहीं होगा, और उससे अगर कम देगा तो फायदा क्या है रीजनरेशन करने का? तो ये इक्वल टू कारनॉट हो जाएगा, हो जाएगा इक्वल टू कारनॉट हो जाएगा। समझ आया? बी क्यों लिख रहे हैं डियर, लेस देन क्यों लिख रहे हैं? भाई रीजनरेशन कर क्यों रहे हैं? वो पहले कम दिया था ना, पहली बात तो आइडियल बोल दिया गया, एफिशिएंसी ज़्यादा ही मिलेगा। रीजनरेशन कर रहे थे इसलिए करते ताकि वो आइडियल मतलब थोड़ा एफिशिएंसी ज़्यादा दे, कारनोट के आसपास से, यानी कि उसके इक्वल इतना चल जाए। क्लियर? तो ये इसका ए आंसर होगा। क्लियर? समझ रहे हो, गलती मत करो। रीजनरेशन का करने का पीछे लॉजिक ही होता है टर्बो चार्जिंग रीजनरेशन, कि उसका एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, उसका एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। क्लियर? सर कोर्स लेट ज्वाइन करने के कारण रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ, इस कारण एमसीक्यू क्लास में पता नहीं चलता। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब से अब जो क्लास होगा आप लोग ज्वाइन करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, लाइव सेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप लोग समझते नहीं हो, लाइव सेशन का बात ही अलग है। लाइव सेशन में कोई भी दिक्कत होता है, मान लो ये चीज़ समझ नहीं आया, आप मेरे से डिस्कस किए, मुझे समझ आया, है ना? तो मैं ये सभी चीज़ें होता है, लेकिन क्या होता है कि लाइव क्लास आओ, इसके बाद ज्वाइन करिएगा लाइव क्लास। देखो ये होता है ना, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू अच्छा परफॉर्म करिएगा अगर आप समझ जाइएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको जहाँ भी दिक्कत होगा आई विल हेल्प यू। कोई भी दिक्कत होता है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। क्लियरली? क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आंसर करिए। 14 बच्चे यहाँ पे लाइव हैं, चलो फटाफट आंसर यहाँ पे करो। सर अगर एक दिन पहले पता चल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। क्या पता चल जाए डियर, कि टेस्ट होने वाला है? चलो इसका आंसर देखो, यहाँ पे सोहेल सी बोले, सी क्यों बोले डियर?
यू नो दैट ना, यहाँ पे क्या वाला बोला गया, सेम कंप्रेशन रेशियो, तो सेम कंप्रेशन रेशियो होगा नहीं, लेकिन अगर आइडियली भी मान लेते हैं, आइडियली भी मान लेते हैं, तो हम लोग क्या देते हैं कि कंप्रेशन रेशियो के केस में क्या बोला गया है, द एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल। डुअल का क्या था, वो तो बीच में होता था ना, डुअल का बीच में ज्यादा किसका होता था, ऑटो का ज्यादा होता था, ऑटो का सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका था, डीजल का, डीजल का। ये कैसे जाएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे संगीता ए बोल रही है मोर देन ऑटो, ऑटो से ज्यादा डुअल का कभी नहीं होगा डियर, डुअल हमेशा बीच में रहता है, डुअल ऑलवेज बीच में रहता है। सेम कंप्रेसर के केस में सिर्फ ये कंडीशन होगा, सेम कंप्रेसर अगर बोल देगा आपको, उसके जो है ऑटो का ज्यादा होगा दोनों से, डुअल हमेशा बीच में रहेगा। बाकी अगर आपको मैक्सिमम प्रेशर बोल दे, मैक्सिमम प्रेशर बोल दे, हीट इनपुट कुछ भी बोल दे, हीट इनपुट, हीट रिजेक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी बोल दे, इन सब के केस में आप डीजल ज्यादा होता है, डीजल ज्यादा होता है, बीच में हमेशा प्रेशर बोलेगा और उस समय आउट होता है। लेकिन सेम कंप्रेशन रेशियो के केस में ऑटो का ज्यादा होता है। मैं आपको कंडीशन पूरा समझाया था, फिगर के साथ समझाया था, हर एक कंडीशन बताया था। क्लियर, चलो संगीता शायद आप देख नहीं रही हो, है ना, लेक्चर वगैरह देखो और रिवीजन करके आइएगा, बिल्कुल इशू नहीं होगा। ये बहुत ही बच्चा एंड सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। फॉर अ गिवन प्रोसेस, बार बार मेरा कमेंट वाला बॉक्स ना वो देख नहीं पा रहे हैं, जस्ट अ मिनट, मुझे इसको फिक्स ही करने दीजिए। ओके, क्या कहा गया, फॉर ए गिवन प्रोसेस 1 2 3 4 1 ऑन ए पीबी स्केल, क्या भाई 1 2 3 4 1, अच्छा विच ऑफ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, अच्छा इसको टीएस डायग्राम में शो करना, पहले देख लेते क्या क्या हो रहा है ना। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक तो हो रहा है यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर ये बात करेंगे तो ये आप देखो क्या हो रहा है, पहले हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, बताओ यहाँ पे देख सकते हो सर, रिपीट क्वेश्चन, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 एक साइकिल दे दिया पीवी में, इसको टीएस में कैसे, इसके टीएस डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको समझाया गया है। इससे पहले वाला बोल रहे हैं क्या, वो तो आपको पता ही है, सिंपल सा। तो इसका आपको टीएस डायग्राम में कैसे बनेगा वो मुझे बताइए। एक तो दो था कांस्टेंट वॉल्यूम का था, तो दो कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर ग्राफ बोलेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता, और दो अगर बात करेंगे तो आइसेंट्रोपिक है, आइसेंट्रोपिक यानी कि कांस्टेंट एंट्रोपी, ये दोनों का दोनों कांस्टेंट एंट्रोपी वाला है ना, कांस्टेंट एंट्रोपी का, तो कांस्टेंट एंट्रोपी यानी कि कांस्टेंट कुछ इस तरह हो जाएगा, 1 और 2, ऐसा देखो जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा वही हो जाएगा। बाकी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, कंटिन्यूअस आपका चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलेगा, है ना। बताइए आंसर समझ रहे हो ना। चलिए वेरी नाइस, सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। बाकी देख सकते हैं, बाकी तो ये भाई रिवर्स कर दिया तो ये खत्म हो गया। एंड अब बात करेंगे यहाँ पे, एक सेकंड, ये भी सही है, लेकिन 1 2 भाई पहले तो आइसेंट्रोपिक होगा ना, 1 2 क्या दिया गया, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक, तो आपका बी भी खत्म हो गया, डी में तो होगा ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा कार्नोट समझा दिया गया है, तो कार्नोट तो है नहीं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं, एंड 63 में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज एज अ वर्किंग मीडियम इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में वर्किंग मीडियम के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा गैस यूज करते हैं, आइडियल गैस का, परफेक्ट गैस का, नेचुरल गैस का, या फिर रियल गैस, क्या यूज करते हैं बताइए। कंडीशन आप लोग को याद है ना, जब हम लोग लेते हैं तो क्या लेके चलते हैं, है ना, जब भी हम लोग कोई भी साइकिल में एयर स्टैंडर्ड साइकिल लेते हैं, उसका अजम्पशन क्या क्या था, पहला अजम्पशन ये था कि फ्लूइड जो हम लोग लेते हैं, जो भी फ्लूइड लेते हैं, फ्लूइड इज परफेक्ट गैस, क्या परफेक्ट गैस होना चाहिए, परफेक्ट गैस होना चाहिए। इसके अलावा नो चेंज इन मास, क्या नो चेंज, कोई चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द वर्किंग मीडियम, वर्किंग मीडियम में कोई भी फ्लूइड का चेंज नहीं होना चाहिए। और जितने भी साइकिल है सारे साइकिल रिवर्सिबल होना चाहिए, ऑल साइकिल्स आर, या फिर ऑल प्रोसेस बोल सकते हैं ना, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल साइकिल होना चाहिए। इसके अलावा जो अंदर में हीट है वो लॉस नहीं करना चाहिए, यानी कि नो हीट लॉस, कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए। और क्या है, पीवी टू एमआरटी को फॉलो करना चाहिए। ये तो बेस्ट कंडीशन कुछ है, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एम इज द मास, आर इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। क्लियर, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। तो याद रखना ये कुछ अजम्पशन है, तो जब एयर स्टैंडर्ड साइकिल को बनाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब में आप लोग को ध्यान रखना है। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी पूछेगा, और मैं आपको पूछूंगा भी। चलो 64 की ओर बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, वाई द स्टडी ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज परस्यूड, क्यों पढ़ते हैं भाई, है ना,
क्यों पढ़ते हैं बताइए। एयर स्टैंडर्ड साइकिल को भाई सबको हम लोग आइडियल मान के चलते हैं, है ना। अभी देखो, अभी जो इतना कंडीशन मैंने कहा, ये लेते हैं, फ्लूइड को परफेक्ट लेते हैं, कोई चेंज होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, हीट लॉस नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा करते हैं। सर आपने कम्प्लीमेंट इग्नोर कर दिया, क्या भाई था कम्प्लेंट। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, सबने आग लगा रखी है। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी मेरा देखो, मेरा टारगेट ये है कि आप लोग को जॉब दिलाना, उस दिन हमको ज़्यादा खुशी होगा, है ना। अगर मैं, देखो एक चीज़ जान लो, मैं यहाँ पे आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, देखो दो तीन तरह के टीचर होते हैं। एक टीचर वो होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, दो वो होते हैं जो कि फेम कमाना चाहते हैं, तीसरे वो होते हैं जो इसी से घर चलता है। आई मीन करने का मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई भाई स्टेबिलिटी के लिए चाहता है, लेकिन मैं घर चलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना फेम होने के लिए। ये मेरा इंटरेस्ट है ना, ये मेरा इंटरेस्ट है, इसी के लिए चलते मैं गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ा हूँ। ठीक है, ये सब मैं छोड़ा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ये मज़ा आता है। आई लव टू टीच, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है मैं चीज़ों के बारे में और जानना और खरीदना, उसके अंदर तक जाना। मैं सिंप्लीफाई में उसको समझाना चाहता हूँ कि आखिर इंजीनियरिंग इतना टफ क्यों है, क्यों टफ बना दिया गया है, जबकि है तो बहुत ईजी चीज़ है ना। क्योंकि बात यह है कि जब टीचर कोई समझाता है स्टूडेंट को, इतना टफ समझाता है, तो लगता है स्टूडेंट को पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं, भाई इतना हार्ड है, मेरे से तो होने जाने वाला नहीं है। अगर गलती से दो क्वेश्चन लग गया तो लगता है मैंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो सिंपलीफाई में दुनिया जहाँ में भाई इंजीनियरिंग ऐसा चीज़ है, तो एवरीडे लाइफ में हर जगह देखने को मिलता है ना। इंजन हो गया, एसी हो गया, सारा का सारा इंजन हो गया। आप सिविल में भी देखते हो तो बिल्डिंग वगैरह बनता है, कंस्ट्रक्शन बनता है, लेकिन बात ये है कि समझाने वाला होना चाहिए और इंटरेस्ट लेना चाहिए। द पॉइंट इज इंटरेस्ट लेना चाहिए, है ना। सर जगराम का मुझे क्लास नहीं दिख रही है। सर क्लास नहीं दिख रहा, आपको दिख ही नहीं रहा क्या? क्या सभी को ये दिक्कत हो रहा है? क्लास तो दिख रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी स्टूडेंट लॉगिन से आप लोग को चेक कर रहा हूँ, कमेंट देखता हूँ। सर जगराम का मुझे क्लास नहीं दिख रही है। क्लास नहीं दिख रहा, आपको दिख ही नहीं रहा क्या? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, आप लोग बताना। सर अभी दिखने लगा, चलिए ठीक, चलिए आंसर करिए, आंसर करिए। इसका आंसर ही नहीं किए हो, आंसर कर दिए हैं क्या आप लोग? आंसर किए कर दिए हैं क्या इसका? देखो इसका आंसर ये होगा, टू सिंप्लीफाई, आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ए नंबर, टू सिंप्लीफाई एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। आंसर करिए, आंसर करिए 65 का। हाउ इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन रिलेटेड टू द कंप्रेशन रेशियो? किस तरह से, किस तरह से कनेक्टेड, ये आपसे पूछ रहा है। आईसी इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो थर्मल एफिशिएंसी के साथ कनेक्शन कैसे है, इंक्रीज। हाँ बिल्कुल सही बात है, चलो आंसर आ चुका है। ये सिंपल किसी का पकड़ लो ना, मान लो हम ऑटो का ही ले लेते हैं, तो ऑटो का efficiency क्या रहता है भाई? सिंपल 1 माइनस आर, तो आर से कनेक्शन है, अगर आर से पड़ेगा तो efficiency बढ़ेगा ना, that's why ये हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो यहाँ पे जगरम सी आंसर दिए हैं, क्यों भाई सी आंसर क्यों दिए? में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं, बढ़ता ही है। फिर यहाँ पे बच्चा गलत कर रहा, फिर स्टूडेंट यहाँ गलत कर रहा, जानबूझ के गलती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। यू नो दैट क्या ऑटो या डीजल रहे, बढ़ता ही है। ऑटो में हम लोग बढ़ाते किस लिए नहीं, क्योंकि नोकिंग वगैरह होता, लेकिन बढ़ता है ना। समझ रहे मेरी बात की नहीं? वही बात है कि मैं ज़्यादा खा सकता हूँ लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, बिकॉज मुझे वही काम है कुछ। मैं क्या ही एग्जाम्पल दिया, बड़ा गंदा एग्जाम्पल। कहने मतलब इस तरह से है कि मैं खेलने जाऊंगा लेकिन मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है, समझ? लेकिन चाहते हो ना जाना, तो वही बात है कि बढ़ता है कि नहीं, बढ़ता है ना। हम लोग बढ़ाते क्यों नहीं है? क्यों उससे दिक्कत होता है? फिर हम लोग बढ़ाते हैं भाई, 6 से लेकर 10 तक तो देते हैं एटलीस्ट ना। तो अगर 6 है, अगर 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, तो भाई बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ाते नहीं है क्योंकि नॉकिंग वगैरह होता है। द पॉइंट इज बढ़ता है कि नहीं। सर स्क्रीन ना दिखने के कारण हो गया गलती टाइप। अच्छा ना, नहीं नाराज नहीं हो रहे हैं, आप अच्छे स्टूडेंट है, तो अच्छे स्टूडेंट जब गलती करता तो वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। आप लोग अगर मेरे अच्छे स्टूडेंट, आप लोग अगर आंसर नहीं करिएगा तो कौन करेगा बताइए। एटलीस्ट यहाँ पे जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बाद में भी देखते हैं, वो भी अच्छे बच्चे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग का परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह पढ़ते रहोगे तो 100% जॉब निकल जाएगा ना, ये श्योर शॉट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस लगे रहो। चलिए क्वेश्चन में क्या आएगा, फॉलोइंग वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ फ्यूल। ठीक है, क्या बोला गया? 1 लीटर फ्यूल बाय द 4 स्ट्रोक। 4 इंजन अगर 1 लीटर कंज्यूम कर रहा है तो वॉल्यूम कितना करेगा?
देखो यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन का बात करा गया है, तो जब भी 4 स्ट्रोक इंजन है इट मीन्स क्या है कि भाई वो मेरा हैवी व्हीकल होने वाला है। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पे सोहेल के द्वारा डी। हैवी व्हीकल है ना, हैवी व्हीकल जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, उसका मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम को कवर करेगा। मतलब ज़्यादा वॉल्यूम मतलब कम से कम चलेगा, समझ है मेरी बात की नहीं? जैसे मैंने कहा था ना 40:1 के रेशियो में इस तरह चलेगा, राइट। तो अगर 1:1 चल रहा है तो समझ लो बहुत ज़्यादा, वो इफिशियंसी बहुत कम है, इफिशियंसी बहुत कम है। 1 लीटर तेल जल रहा तब जाके 1 लीटर आपका फ्यूल, आपका एयर जल रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो मैक्सिमम आपका ये चीज़ आएगा, वैसे मैक्सिमम आपका ये दिया गया, तो दैट्स वाई यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बोला गया यहाँ पे क्या कि मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल इज गिवन बाय। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, ये ध्यान दो। यहाँ पे आरसी की जगह में आरके वगैरह कर दिया है, तो इन सबसे बिल्कुल परेशान मत होना आप लोग, है ना। यहाँ पे आरसी की जगह में आरसी कर दिया गया है, इसको परेशान आप लोग को नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे P1 जो इनिशियल प्रेशर है, क्या P1 इनिशियल प्रेशर है, और जो RK है ये बेसिकली RC है कि कंप्रेशन रेशियो है ना। और RP बेसिकली क्या, प्रेशर रेशियो है, ये क्या मेरा प्रेशर रेशियो है, और बाकी एडियाबेटिक इंडेक्स गामा है। तो इस बेसिस पे बोला गया कि मीन इफेक्टिव प्रेशर, याद करो मीन इफेक्टिव प्रेशर में सबको बताया था, है ना। ऑटो का तो बताया था, बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो ऑटो का अगर बात करेंगे तो इसका आंसर किसी को याद है? ये थोड़ा रटने वाला चीज है, ये आंसर इसका हो जाएगा, है ना। तो आप लोग रट लेना, अगर आप लोग याद नहीं है तो। कुछ चीज़ें देखो, हर एक चीज़ को समझने का जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को रटना भी आपको पड़ेगा इजी करने के लिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वर्किंग ऑफ एन आइडियल डीजल इन साइकिल ऑन द पीवी स्केल। मतलब सिंपल बोला गया कि बताओ डीजल जो होता है ना, डीजल साइकिल, उसको पीवी डायग्राम में कैसे ड्रॉ करते हैं। डीजल डीजल का बात करा गया, तो ऐसे तो हम लोग सोच सकते हैं ना, भाई ये रहा मेरा सबसे पहले 1 से 2, है ना। 1 से 2 गया, आइसेंट्रोपिक गया, क्लियर। उसके बाद क्या हो जाता था मेरा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन करते थे, क्या करते थे, कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन करते थे, एंड फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन। तो आपका कौन सा हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे ABCD आपको ग्राफ भी दिखाना ना, ये देख लो, BC मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे DV है, अच्छा BC तक है। चलो इसी 3 में आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। आंसर करिए आप लोग। एक्चुअल में आंसर जो है ना वो आप ए वाला ही देख सकते हो, यही करेक्ट आंसर है, हाँ यही आप आंसर देख जाएगा। ये ध्यान दो, ये प्रेशर, ये वर्क है, कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्शन हो रहा है, प्रेशर में करते हैं। वेरी नाइस, नीरज करेक्ट आंसर है, सोहल करेक्ट आंसर है, दिवेश, है ना, नेगी, जगराम, पहले जगराम का ही आंसर आया था वैसे, है ना, फिर आया था नेगी का, फिर दिवेश का। चलो यहाँ तक लगा लिए, अब बढ़ते आगे। फिर से एक और क्वेश्चन, देखो ग्राफ तो दिख रहा है ना, ये कैसा आपका फिगर है, दिख रहा कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बोला गया कि विच डिनोट द पाथ ऑफ द डीजल साइकिल। ओके, पीवी डायग्राम में डीजल साइकिल कौन शो कर रहा है, आपको सिंपल बोला गया है। और साइकिल कुछ ऐसा है कि मैं आपको बता देता हूँ, 1 से 2 गया इस तरह से, फिर 2 से 3 गया है, एंड कुछ ऐसा गया है, एंड ऐसा आगे मिल गया। यहाँ पे 1 में 3 है, 3 से 4 इस तरह मीट कर गया, और 2 से 6 मीट कर गया। तो मैं खराब बनाया, 5 3 4, थोड़ा नीचे आना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा है, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा, सी बोल रहे हैं यहाँ पे आंसर। वेरी नाइस, और बच्चा आंसर दो, सारे के सारे आंसर करिए। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1 से 2 सबसे पहले भाई किसका बात करा गया था, डीजल का ना। तो डीजल 1 से 2 गया, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे 2 से जाएगा मेरा 6 की ओर, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन किया गया, बाकी तो यू नो दैट एवरीवन। चलो वेरी नाइस, चलिए वेरी नाइस एवरीवन, करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला गया, विच साइकिल हैज हीट एडिशन प्रोसेस कैरिड बोथ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एडिशन हम लोग कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में करते हैं, कौन सा आपका प्रोसेस है। चलो वेरी नाइस, आंसर फिर से आने लगा है। सबसे पहले नेगी का आंसर है, और कोई बच्चा? चलो वेरी गुड, डोल में हीट एडिशन करते हैं, और आपका कांस्टेंट प्रेशर में भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। देखो मज़ा आ रहा है ना, ये होता क्लास को अच्छे से। इसी तरह थर्मो भी हम लोग को मज़ा आया था, है ना। और एक चीज़, अभी आप लोग का मैं क्या करूँगा, आईसी इंजन कंप्लीट होने के बाद मैं टेस्ट लूँगा थर्मो का भी, जो सेकंड लॉ बचा हुआ है। तो आप लोग फिर से रिवाइज करके आना, अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। मैं पहले बता देता हूँ, है ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ थर्मो का टेस्ट होगा इसके बाद। जीरो लोग का है ना, जीरो एंड फर्स्ट लो का टेस्ट हो चुका है, लेकिन सेकंड लो नहीं हुआ है ना, उसमें एंट्रोपी वगैरह आ जाएगा, एंट्रोपी वगैरह आ जाएगा, इसका टेस्ट अभी बाकी है। तो
का टेस्ट में लेने वाला ऑक्सीजन के बाद, तो आप लोग रिवाइज कर लेना थर्मो के न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल भी रह गया है, तो फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल करवा दूंगा, उसके बाद फिर सेकेंड लॉ का करवा दूंगा। हाँ हाँ करवा दूंगा, डोंट वरी। तो आप रिवाइज करके आना, इस तरह जैसे मजा आ रहा है ऐसे इंजन में सेम आएगा, लेकिन आप पढ़ के नहीं आओगे तो फिर ऊपर ऊपर जाएगा, फिर आप लोग सर क्या ही बता रहे हैं। चलो आगे बढ़ते, 71 देखो तो 71 लगाइए, 71 लगाइए, चलिए फटाफट आंसर करिएगा इसका भी। क्या बोला गया है, विच इज द रॉन्ग एजम्पशन फॉर कैलकुलेटिंग द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अगर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा रॉन्ग बताया गया है वो पूछा गया है। तो बोला गया ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ये रॉन्ग तो नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा। फिर स्पेसिफिक हीट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, भाई सही बात है। नो अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म हीट ट्रांसफर, मैंने कहा ना हीट मेरा कांस्टेंट नहीं जाना चाहिए। गैस डिसोसिएटेड विद दी, देखो ये क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब चेंज होना है ना, वेरी कर जाना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, डी नहीं होगा, है ना, डी नहीं होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही बात है। चलो 72 की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला गया, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन। भाई कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन कहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन लाए थे, स्टार्ट करो, जब मैं आईसी इंजन पढ़ाया था कौन कौन सा साइकिल सबसे पहले मैंने बताया था, पता है? बताइए। स्टर्लिंग एंड इरेक्शन, नहीं रैंकाइन नहीं होगा, रैंकाइन कहाँ मैं बताया हूँ आपको, स्टर्लिंग एंड इरेक्शन साइकिल बताए थे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, याद है मैं क्यों बता रहा था, मेरा बात समझो कि भाई रीजनरेशन क्यों करते हैं, कॉन्सेप्ट समझना। रीजनरेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो मेरा एफिशिएंसी होता है कार्बन के बराबर बढ़ाया जाए। जो कार्बन का एफिशिएंसी होता है वो मैक्सिमम होता है। और रीजनरेशन जस्ट मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन था कि रीजनरेशन से हम लोग जो किसी भी साइकिल का आपका एफिशिएंसी है वो कार्नोट के बराबर ले आते हैं। याद करो, चाहे मैं बात करूं स्टर्लिंग का, दोनों का जो एफिशिएंसी होता है वो टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड कर रहा था, 1 - T लोअर -T हायर, अगर आप लोग को याद है तो कहीं ना कहीं आपको क्या पता चल रहा है कि ये भी मेरा इसके जैसा ही कार्नोट के जैसा ही मैक्सिमम टेम्परेचर। हाँ रैंकाइन, देखो मेरा बात समझना, यहाँ पे क्या बोला गया, बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन इज यूज इन दी साइकिल्स। यहाँ बोला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक, समझ आए मेरी बात नहीं, इसके बाद यूज करो। मैंने मैंने कॉन्सेप्ट का बात करा, क्वेश्चन आप लोग देखते नहीं हो, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूँ ना, कि रीजनरेशन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कॉन्सेप्ट हुआ। तो हम लोग कार्नोट के बाद पढ़े थे, स्टर्लिंग साइकिल पढ़े थे, एरिक्सन साइकिल, है ना। कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग देता है ना। तो बात कराया कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन इज यूज्ड, कॉन्सेप्ट का यूज करा गया था। तो स्टर्लिंग एरिक्सन में जब कार्नोट के बाद हम लोग स्टर्लिंग बनाए थे, तो तब हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, हम लोग आइडियल मान के चल रहे थे कि भाई एफिशिएंसी भी करना चाहिए, थर्मल के मतलब कार्नोट जैसा ही आना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट इज यूज इन, कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज किया गया था, तो स्टर्लिंग एरिक्सन में सबसे पहले किया गया था, आंसर को ये मारना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया 73 में देखते हैं, बोला गया द रेशियो ऑफ एक्चुअल साइकिल एफिशिएंसी टू दैट ऑफ आइडियल एफिशिएंसी इज कॉल्ड। एक्चुअल टू आइडियल क्या बोला जाता है बताइए, ये बेसिकली एफिशिएंसी रेशियो होता है, नहीं पता तो बता देता हूं। एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो बेसिकली होता है एक्चुअल टू आइडियल, क्या होता है मेरा, एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल टू होता है एफिशिएंसी ऑफ आइडियल। और इससे क्या पता चलता है, इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि कितना क्लोज है आपके आइडियल साइकिल के, जो एक्चुअल साइकिल है वो आइडियल से कितना क्लोज है, मतलब कितना एफिशिएंसी मिल रहा है, इससे ये पता चलता है ना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 73 का ये हो जाता है मेरा एफिशिएंसी रेशियो कहलाता है, क्या हो जाएगा मेरा एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। चलो हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी, है ना, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट रिवर्सिबल, बताइए इसमें से कौन सा साइकिल रिवर्सिबल नहीं है, कार्नोट है कि नहीं, एरिक्सन, स्टर्लिन और जूल, इसमें से कौन सा जो रिवर्सिबल साइकिल, वेरी नाइस, सबका सब है ना, सबका सब मेरा यहाँ पे रिवर्सिबल साइकिल है,
सबका सब यहाँ पे क्या है मेरा रिवर्सिबल साइकिल है। कार्नोट, इरिक्सन, स्टर्लिन, जूल, सबका सब रिवर्सिबल साइकिल है। अच्छा, रिवर्सिबल साइकिल का कुछ कंडीशन आप लोग को याद है ना? रिवर्सिबल साइकिल का कंडीशन था कि वो मेरा प्रोसेस में कोई भी फ्रिक्शन होना चाहिए, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्वासी स्टैटिक भी रहेगा तब भी उसको हम लोग बोल देंगे रिवर्सिबल साइकिल। क्या बोलेंगे? मस्ट बी, मस्ट बी, मस्ट क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक मतलब ऑलमोस्ट रेस्ट कंडीशन में स्लो स्लो, इतना स्लो कि पता नहीं चलेगा, है ना? ये चीज़ है। और हीट ट्रांसफर जो भी कर रहा है वो इनफाइनेटली चेंज हो रहा है, वही बात है क्वासी स्टैटिक का मतलब है ना? जो साइकिल का दूसरा नियम क्या होता है? देखो एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। एक चीज़ एक तो आप लोग बोलिए, जैसे अगर मैं थर्मो का बात करता हूँ, अच्छा थर्मो आप लोग रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? हाँ, थर्मो आप लोग पढ़े हो कि नहीं? थर्मो आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं बताइए तो मुझे। क्या बोल रहे हो डियर? जूल साइकिल का दूसरा नाम ब्रेटन बोलते हैं उसको। हाँ तो उसको भी पढ़ना। एक चीज ध्यान रखना, आप आईसी इंजन का क्वेश्चन लगा रहे हो या आईसी का मैं पढ़ाऊंगा या थर्मो का, अगर किसी का भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो दोनों आपस में कनेक्टेड रहता सब, तो सब ध्यान रखना। रिवाइज नहीं किए, रिवाइज करना, रिवाइज करना। नहीं तो आप जो बोले हैं ना नेगी कि सर जी ब्रेटन, हाँ, तो आप ये क्वेश्चन पूछते नहीं कि जूल साइकिल का दूसरा नाम क्या है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। रिवाइज करिए, रिवाइज करिए। ब्रेटन साइकिल को भी हम लोग जूल साइकिल कहते हैं, ठीक है, जो कि गैस टरबाइन पे बेस्ड होता है, गैस टरबाइन बेस्ड साइकिल होता है। चलो, तो फिर आप भूल क्यों रहे डियर? चलो यहाँ तक हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्या बोल रखा भाई? क्वेश्चन पे थोड़ा प्यार प्यार से पढ़ो और प्यार से आंसर करो। तो चलो इसको प्यार से पढ़ो, प्यार से आंसर करो। क्वेश्चन क्या बोल रखा बताइए। आप लोग का अभी क्लास है क्या? क्या आप लोग का अभी क्लास है? वेरी नाइस, सभी का करेक्ट आंसर है ना? बी, नेगी, सोहेल, देवेश, सी, बी हो जाएगा ना? आइडियल एफिशिएंसी ऑफ इरेक्शन साइकिल विद द परफेक्ट रिजेंशन, ये तो आपको पता है, हो जाता है ना? चलो बेसिक क्वेश्चन है। कार्बन एफिशिएंसी डिपेंड ऑन, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करिए फटाफट। कितने क्वेश्चन और है सर? देखो आईसी इंजन में कम से कम अभी तो आप लोग का, देखो मैं बस समझा रहा हूँ आज कहाँ तक मैं आप लोग को छोड़ना चाह रहा हूँ। आज आप लोग को मैं पूरा का पूरा, अभी सिर्फ और सिर्फ समझ लो, इससे पहले जो मैं बताया एयर स्टैंडर्ड साइकिल का क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा इंजन का नहीं आया अभी तक। ऐसा इंजन में अभी तक अंदर गए हैं, है ना? ऐसा इंजन का कुछ क्वेश्चन आएगा 40-50। इसके बाद करेंगे हम लोग सीआई इंजन का, आएगा 40-50 क्वेश्चन। देन आएगा फ्यूल का क्वेश्चन, देन परफॉर्मेंस का क्वेश्चन। तो है बड़ा, इसी इंजन बड़ा टॉपिक है ना। तो कुछ को देखो, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। कास्टिंग अगर मैं पढ़ा था आपके चने के बेस 2 में, वो आपके 40 क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया, क्योंकि कास्टिंग में 40, मेटल में कास्टिंग मतलब आई मीन मेटल कटिंग जो पढ़ाएंगे मशीनिंग, उसमें 40-50 क्वेश्चन। फिर आपका वेल्डिंग में 40-50 क्वेश्चन। ऐसे में एक बड़ा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन काफ़ी बनता है। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ठीक है तो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, अगर आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास जो मैं लाऊंगा और एक टेस्ट तो नेक्स्ट क्लास आएगा, उसमें मैं एसआई का इंजन, एसआई का क्वेश्चन, सीआई का क्वेश्चन एंड फ्यूल, ये तीन कंबाइन करके 40-50 क्वेश्चन देगा ना। और बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद लगा लेना, क्लियर? मैं आप लोग को क्वेश्चन बनवा के दे दूंगा, ये भी चलेगा ना? ठीक है, चलो ये चलेगा ना बताइए। और एक टेस्ट तो मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि उन सभी क्वेश्चन को मैं थोड़ा लिया नहीं हूँ। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करना, पढ़ाई करने के बाद एक ही काम बन जाता है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करना, ठीक है? चलो अभी बहुत इजी लग रहा है, लेकिन टाइम के साथ जैसे और सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो ये सभी चीज़ को भूलते हुए जाओगे, तब दिक्कत आएगी। तो आप लोग को उसके लिए भी प्रिपरेशन रहना है। चलिए क्या बोला गया, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द 4 स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू द 2 स्ट्रोक इंजन? बताओ, 2 स्ट्रोक इंजन के केस में बताओ, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बीच में कुछ एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताओ कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, गलत है। पीडीएफ में दे दूंगा आपको।
डी। नहीं, गलत आंसर है। और कोई बच्चा? गलत आंसर है। नेगी गलत आंसर है। जगराम गलत आंसर है। इसका आंसर बी होगा। इट कैन बी इजिली स्टार्टेड। समझ आया क्यों होगा? कोई बच्चा याद है? नहीं नहीं। देखो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ फोर स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू टू स्ट्रोक इंजन। देखो, फोर स्ट्रोक इंजन जो होता है वो मेरा हेवी होता है, फोर स्ट्रोक में ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम लेता है उसमें। याद करो अगर, अच्छा एक कोई कोई बच्चा मुझे बताओ, यहाँ पे लिखता हूँ फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक, थोड़ा रिवर्स करा देता हूँ। फोर स्ट्रोक में बताओ तो पिस्टन मेरा कितना बार चलता है? 4 बार चलता है। 4 बार मेरा पिस्टन मूव करता है। 4 बार पिस्टन मेरा मूव करता है, यानी कि फोर स्ट्रोक इसलिए कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे क्रैंक, क्रैंक में कितना बार चलता है? तो 2 बार चलता है। अच्छा, मेरा केम शाफ्ट कितना बार चलता है? तो केम शाफ्ट जो चलता है वो मेरा 1 बार चलता है। अच्छा ठीक है, अगर बात करें टू स्ट्रोक में, तो टू स्ट्रोक में अगर बात करेंगे तो बताइए पावर स्ट्रोक एक बार ही मिल जाता है। हैं? ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं ट्रिक क्वेश्चन दिया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को कहाँ फंस रहे हो। मैं बताया था, याद करो, जब कंपैरिजन बताया था तब आप लोग को याद भूल गए होंगे, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक का, वहाँ पे इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करा था। इसके अलावा फोर स्ट्रोक का बात करते हैं। फ्लाईव्हील आप लोग को पता है फ्लाईव्हील बड़ा वाला चाहिए छोटा चाहिए? ऑब्वियसली बात है, फ्लाईव्हील इसमें बहुत बड़ा चाहिए, है ना, ये हैवी चाहिए होता है, हैवी वाला चाहिए होता है। क्या बात है फ्लाईव्हील का? इनके साथ फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन में मेरा फ्लाईव्हील जो है वो, साउंड इशू है क्या किसी को? मुझे सही नहीं आ रहा है। तो नहीं, मेरे तरफ से तो क्लियर है, आप लोग देख लो, है ना। इसके बाद अगर मैं करता हूँ सेम पावर के लिए, सेम पावर के लिए ज़्यादा स्पेस रिक्वायर करता है। ये क्या करता है? फॉर सेम पावर, यहाँ लिख सकते हो सेम पावर के लिए, सेम पावर, क्या बात है, दिक्कत आ रहा है क्या? ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड वेट। ठीक है, और टू स्ट्रोक का अगर बात करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है मेरा पावर स्ट्रोक एक ही बार में ही, है ना। हाँ सर, रुक रुक के साउंड आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ, रुक जाते हैं, कुछ देर में आ जाएगा। पिस्टन वन, रिलेशन ऑफ क्रैंक, ऑक्यूपाई लेस स्पेस, लेस स्पेस। ठीक है, मुझे बताना एंड वेट रिक्वायर्स स्मॉल फॉर सेम पावर। चलो मैं सारा चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ, सारा चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखो, चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस बताया हूँ, उन चीज़ों को ध्यान दो थोड़ा सा। पहली बात, अगर फोर स्ट्रोक का बात करता हूँ तो फोर स्ट्रोक मेरा 4 बार पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। क्रैंक का रोटेशन 2 बार होता है। केम शाफ्ट का रोटेशन 1 बार होता है। वो मेरा, उसमें फ्लाईव्हील का बात करेंगे तो हेवी और लार्ज चाहिए होता है। पावर प्रोड्यूसिंग, सेम पावर को जनरेट करने के लिए ज़्यादा जगह लेगा, ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा चाहिए होगा। टू स्ट्रोक के लिए 2 बार ही स्ट्रोक चलता है पिस्टन मेरा, है ना। अगर बात करें क्रैंक का रोटेशन मात्र एक होता है, ये ऑक्यूपाई बहुत ही कम जगह लेता है, वेट भी बहुत कम लेता है, और सेम पावर को प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम पावर में और कम से कम आपके वेट में काम चल जाता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अगर यहाँ पे बात करा गया किसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या था रिगार्डिंग द फोर स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू, तो फोर स्ट्रोक इंजन बोल रहा है कि फोर स्ट्रोक इंजन कैन बी इजिली स्टार्टेड। इजी स्टार्ट नहीं होता, फोर स्ट्रोक इंजन है, ठीक है, इसे मेहनत करना पड़ता है। फोर इंजन में मेहनत करना मतलब उतना जल्दी स्टार्ट नहीं होता जितना जल्दी टू स्ट्रोक इंजन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये काफ़ी बल्की होता है, हैवी होता है, फ्लाईव्हील को ज़्यादा रोटेट करना पड़ता है, फ्यूल ज़्यादा चाहिए होता है, पावर इसके लिए ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट को पूरा रोटेट करवाना पड़ता है। तो ओवरऑल कुल मिला के जितना ईजी से स्टार्ट होता है टू स्ट्रोक, उतना ईजी से स्टार्ट नहीं होता है, तो दैट्स वाई इट्स
इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अदरवाइज बाकी सब सही है। मोर कूलिंग टाइम इज अवेलेबल, है ना, मोर कूलिंग ज़्यादा टाइम अवेलेबल रहता है कि भाई पूरा का पूरा 4 स्ट्रोक चल रहा है ना। एक ऑक्यूपाई ग्रेटर स्पेस सही है, एंड हैवी फाउंडेशन बिल्कुल सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही था, एक स्टेटमेंट गलत है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अभी भी आवाज अटक रहा क्या? सही है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्या बात है, बच्चे भाग रहे हैं क्या? क्या ज़्यादा इशू हो रहा है क्या? इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिएगा, अगर ठीक हो गया है इशू तो इसका आंसर करिएगा। चलो ठीक है, आना स्टार्ट हो चुका है। अनिल कुमार, अनिल अभी फर्स्ट आपका कमेंट आया है। ठीक है, चलो दिवेश नेगी, वेरी नाइस। क्या बोला गया, आईसी इंजन में कनेक्टिंग रड जो होता है कनेक्ट किसके पार्ट से होता है? तो अगर मैं इस तरह से बना दूँ, ऐसा कुछ आपका, सपोज करो ये मेरा क्या सिलेंडर है, इसके अंदर मैं बना देता हूँ पिस्टन को, ऐसा रहेगा मेरा पिस्टन, और ये मेरा कनेक्टिंग रड है। ये मेरा क्या जा रहा है, कनेक्टिंग रड मेरा जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे वाल्व लगा, मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल लगा दिया है ना, ये मेरा पिस्टन है। ये कनेक्टेड, ये जो कनेक्टिंग रड मेरा गया ना, ये मेरा कनेक्टेड रहता है आपके किसके साथ, ये मेरा घूमना पूरा ऐसे मेरा सेंटर में आके लगेगा। तो दिस इज योर कनेक्टिंग रड, ये कनेक्टिंग रड होता है। तो यहाँ तो मेरा होगा पिस्टन, ये क्या है मेरा पिस्टन है, पिस्टन है ना। एंड आपका क्रैंक आपके किससे रहता है, शाफ्ट से कनेक्शन रहता है, क्रैंक शाफ्ट से। तो ये रहता है मेरा क्या, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। और इससे क्या होता है, ये क्या, दिस इज योर क्रैंक, ये क्रैंक है, ये क्रैंक शाफ्ट है सेंटर में जो है। कौन सा शाफ्ट है, ये हो गया आपका सेंटर में जो गया, वो हो गया क्रैंक शाफ्ट। क्लियर, ये क्रैंक हो गया बीच में जो ये लगा, और बाकी कनेक्टिंग रड है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, और ये दोनों का दोनों में क्या भाग है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं 79। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल साइकिल इज डिपेंड अपॉन, एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है डीजल साइकिल का, डीजल साइकिल एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट पे, कटअप रेशियो पे, एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो पे, किस पे डिपेंड करता है? डीजल का बात करा के, डीजल याद है ना, डीजल में बहुत सारा चीज़ आता है ना, उसमें आरसी भी आता है ना, वो भी आता है, बाकी गामा भी आता है, तीनों का यूज होता है। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल सही। ए बी सी, स्पेसिफिक भाई, ये स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है, गामा का बात कर रहा है, सीपी अपन सीपी का, है ना। अगर बात करें कटअप रेशियो का, तो कटअप रेशियो एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो आरसी, है ना, तीनों का यूज करते हैं, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो सभी का करेक्ट आंसर, सबसे पहले नेगी का आया है, फिर दिवेश का आया, फिर प्रशांत का आया, फिर जगराम का आया। चलो 80 नंबर का देख लेते क्या बोला गया, फॉर द सेम आउटपुट सेम स्पीड, देखो क्या बोला गया, सेम आउटपुट ठीक है, सेम स्पीड ठीक है, सेम कंप्रेशन रेशियो, बस यही तो खेल हो गया। जैसे सेम कंप्रेशन रेशियो बोल दिया, आपको नजर आना क्या, कि ऑटो मैक्सिमम होगा। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, अच्छा यहाँ पे पेट्रोल इंजन का बात करा गया, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज, बताइए थर्मल एफिशिएंसी। देखो ध्यान देना, थर्मल एफिशिएंसी की बात करा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताया था किस केस में थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगा क्या नहीं होगा, बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेट मी नो दी आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने कहा था कि थर्मल एफिशिएंसी जो होता है वो मेरा कम होता है, किसका, 2 स्ट्रोक का एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक, थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा मुझे मिलता है 4 स्ट्रोक के केस में। क्लियर, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक चीज ये बता देते हैं आप लोग, है ना, देखो एक चीज ध्यान देना, ये मैं अभी बात कर रहा था थर्मल एफिशिएंसी का, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 2 स्ट्रोक, है ना, उससे ज्यादा किसका, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 4 स्ट्रोक। लेकिन यहाँ पे बात करेगा थर्मल एफिशिएंसी का, फिर बोलेंगे सर जी ग्रेटर कब हो जाएगा, जब आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछेगा। ये सेम क्वेश्चन अगर पूछ दे, भाई मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको स्ट्रोक और मैकेनिकल एफिशिएंसी, है ना, मैकेनिकल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक, तो किसका ज़्यादा होगा? इस केस में याद रखिएगा 2 स्ट्रोक का ज़्यादा होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, पावर वगैरह उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर लेता है, ज़्यादा जगह चाहिए होता है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी फिर 2 स्ट्रोक का ज़्यादा होता है। लेकिन अगर थर्मल एफिशिएंसी का बात करेगा, आइडियली बात करेगा, तो यहाँ पे 2 स्ट्रोक का ज़्यादा होता है, आई मीन सॉरी 4 स्ट्रोक का ज़्यादा होता है।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी मेरा किसका जाता था 2 स्ट्रोक का, और थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होता मेरा 4 स्ट्रोक का। क्लियर हो गया ना? ये अभी आप आंसर लगाएं, ये बाद में अगर पूछेगा तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। चलो एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल टाइप का बेसिक क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में बताए थे आपने, हाँ पता है, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में बताया, लेकिन ये नहीं बताया था ना, ये ध्यान देना, मैकेनिकल और थर्मल वाला, ये मैं नोट डाउन कर दिया यहाँ पे ताकि आप लोग को ध्यान रहेगा। चलो भाई क्वेश्चन क्या बोलेगा, फॉर ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इज 20। अच्छा ये तो मैं बताया था ना, नहीं 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 ठीक है ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हटके है, उसमें ये सेम कंडीशन नहीं था। तो फॉर द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे दे दिया गया कितना, 21:1 दिया गया है, एंड कटअप रेशियो कितना दिया गया है, कटअप रेशियो 2:1 दिया गया है। तो बोला व्हाट इज द एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है एक्सपेंशन रेशियो, एक रिलेशन बताया था, क्या आप लोग को याद है? रिलेशन क्या बताया था कि आरसी इक्वल टू क्या होता है बताओ, याद है? आरसी इक्वल टू क्या होता है, आर ई इंटू, मैंने बताया क्लियर, यानी कि दिस इज योर कटअप रेशियो, दिस इज योर एक्सपेंशन रेशियो एंड दिस इज योर कंप्रेशन रेशियो, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच का। तो इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ, बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बोलो, क्योंकि कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बन जाएगा आप लोग से, टफ नहीं है। मुझे तो देख के लग रहा है ना 10.5 होगा, 21/2 कर देंगे, 10.5 आंसर आ गया, इतना लेट क्यों हो रहा है? चलो वेरी नाइस, आंसर आना स्टार्ट कर चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल सा बात है भाई, मुझे आरसी निकालना है, तो आरसी मुझे क्या बोला गया था, एक्सपेंशन से आर ई निकालना है, तो आरसी बाई रो कर देंगे, हाँ यहाँ पे 21/2 कर देंगे, 10.5 सिंपल सा लॉजिक है ना? चलो वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। सबसे पहले आंसर कौन दिया गया था भाई, नेगी दिए थे, फिर जगराम है ना, फिर दिवेश, फिर प्रशांत। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 82 फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर, फिर से मैक्सिमम प्रेशर बोल दिया गया, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। पिक टेम्परेचर विच साइकिल इन मोस्ट एफिशिएंट, बताओ जैसे मैक्सिमम प्रेशर आ गया सेम कंप्रेशन होगा तभी एक ऑटो होगा, अदरवाइज हर एक चीज में कौन आगे बढ़ेगा बताओ? वेरी गुड डीजल, कुछ भी केस में डीजल मार देना, ज़्यादा सोचना नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा नहीं। मैंने आपको सब बताया, मैक्सिमम प्रेशर रहे, मैक्सिमम टेम्परेचर रहे, कुछ रहे, मैक्सिमम खाली सेम कंप्रेशन रेशियो बोलेगा, देन आपका ऑटो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या बोला गया, प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक साइकिल आर आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, ठीक है भाई। तो बोला विच प्रोसेस इज एन आर नॉट इन्वॉल्व इन एयर स्टैंडर्ड डुअल कंबशन साइकिल, डुअल साइकिल, डुअल साइकिल इसमें कौन सा साइकिल है जो आपका नहीं इन्वॉल्व होता है बताओ? बी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, आइसोथर्मल, क्योंकि ये रियल प्रैक्टिकल साइकिल यूज करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नेगी, दिवेश, बड़ा क्या बात है, आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, फटाफट आंसर दे रहे हो, मुझे लगा इसमें थोड़ा सोचो को भी। चलो वेरी नाइस। 84 नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ द इंजन इन आरपीएम इज, बताओ ये किसका बात करा गया है, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर 2 स्ट्रोक का बात करा है, ठीक है 2 स्ट्रोक का बात करा गया है, बताओ 2 स्ट्रोक का आरपीएम में कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, नहीं नहीं यहाँ पे सी होगा ना, सेम होगा ना, सेम होगा ना डियर। देखो एन इक्वल टू एन होता है ना, ये ध्यान रखना, ये मैं आप चलो बता देता हूँ, एन इक्वल टू एन होता है फॉर 2 स्ट्रोक, और एन इक्वल टू एन/2 होता है फॉर 4 स्ट्रोक, है ना, ये एन इक्वल टू एन/2 हो जाता है, ये हो जाता है 4 स्ट्रोक के लिए। चलो नहीं पता जान लो, ये तो बोलिए। यानी कि नंबर ऑफ वर्किंग एन क्या है, एन मेरा क्या है, ये आपका है, एक सेकंड, एन मेरा है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, क्या मेरा, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, है ना, पर मिनट हो रहा फॉर अ 2 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ द इंजन, और एन क्या है, स्पीड ऑफ, तो ध्यान रखना है कि जितना स्ट्रोक चलेगा,
भाई साहब 2 स्ट्रोक आप भूल गए क्या? एक स्ट्रोक चला, एक बार काम हो गया, है ना? वहीं क्या होता था 4 स्ट्रोक में कि n इक्वल टू n/2 नंबर वर्किंग स्ट्रोक एक बार चला तो आपको काम क्या मिलता था? उसका हाफ मिलता था, स्पीड कम चलता था। जब पूरा चलता तब मिलता था, ठीक है? इसलिए 4 स्ट्रोक में ये चीज समझ जाएगा, n/2 आरपीएम स्पीड का हाफ। जब पूरा समझ लो n कब होगा? जब 2 बार स्ट्रोक होता तब। ये आपका पहला बार चला तो आधा चला, फिर दूसरा बार चला पूरा हुआ। समझ आ रहा है ना मैंने क्या बता रहा हूँ? ठीक है। 4 स्ट्रोक के केस में याद नहीं होगा, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जस्ट आपका पिस्टन जो होता है टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक आ रहा है तो हाफ ही घूमता था क्रैंक, फिर और चला, फिर पूरा घुमा, तब जाके आरपीएम पूरा एक बार चक्कर लगाया। तो यानी समझ लो कि 2n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, 2 छोटा n इक्वल टू n होगा। यानी कि n बोले तो स्पीड ऑफ इंजन, वो कब टोटल मिलेगा? जब 2 बार स्ट्रोक होगा तब। क्लियर? तो दैट्स वाई ये चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे बात करेगा 2 स्ट्रोक का तो सेम जाएगा, एक ही बार में वो आपका दोनों काम हो जाता है। एक बार चला घूम गया, दूसरा बार चला फिर घूम गया। चलिए क्या बोला गया था? 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, क्या क्या होता है बताओ तो? 2 स्ट्रोक में थोड़ा आंसर करो आप लोग। बस लास्ट क्वेश्चन है ये, आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म हो जाएगा। सोच के आंसर देना। चलो वेरी नाइस। ओनली पोर्ट्स होता है ना, कोई वाल्व वगैरह तो होता नहीं, तो वाल्व जहाँ पे उसको कट कर दो, ये इसमें भी वाल्व है, इसमें भी वाल्व है, कट कर दो। बोला गया ओनली पोर्ट्स कवर बाय द अनकवर्ड एंड पिस्टन इफेक्टिव चार्जिंग एग्जॉस्ट। वेरी नाइस, सी वेरी गुड। चलिए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेशन रहा। जितने बच्चे जो है अच्छा आज परफॉर्म किए हो, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग लगे रहो, गलती से भी लूज मत लेना और कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना। ये बार बार मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लगे रहो। बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान दो, इसको रिवीजन करते रहो, इसको गलती मत करना। और क्वेश्चन मैं दूंगा वो सबको लगाना। और थर्ड टेस्ट होने वाला आईसी इंजन का कल, कल भी आईसी इंजन का टेस्ट होगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा कंक्लूजन सारे का सारा जितना बचा हुआ सबको मैं ले आऊंगा और आप लोग को मैं कॉन्फिडेंट बिल्डअप करवा दूंगा। परफॉर्मेंस कल करवाइएगा। नहीं क्वेश्चन में करवा लेता ना पहले डियर, एक बार क्वेश्चन हो जाता, जब क्वेश्चन सेशन चल रहा तो मैं कंप्लीट करके उसके बाद में ले लूंगा। क्लियर? या फिर मैं क्वेश्चन करवा के फिर करवा दूंगा, वो बात अलग है, 10 मिनट में 15 मिनट में करवा दूंगा। वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। परफॉर्मेंस वाला ज़्यादा आपका 10 से लेकर 20 मिनट लगेगा, ठीक है? इतना मिनट में आपको करवा दूंगा परफॉर्मेंस वाला, समझ आया? लेकिन पहले टेस्ट में करवा दूंगा क्योंकि ये चल रहा है अभी, मैं क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहा हूँ तो उसको फटाफट करवा लेता हूँ। तो कल चलेगा समझ लो 2 घंटा का क्लास के आसपास, 1.5 घंटा के आसपास आपका चलेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन। एंड उसके बाद जो बचेगा 30 मिनट या 20 मिनट, उसमें मैं करवा दूंगा आप लोगों को क्या, थ्योरी परफॉर्मेंस वाला, तभी आपका आईसी इंजन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? समझ आया ना? ओके ओके डियर। टाइम कल वही 7 बजे से रहेगा, 7 से 9 के बीच में आपका रहने वाला क्लास है, 7 से 9। अगर कोई इमरजेंसी नहीं होता है तो जनरली जो रहेगा, अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा पहले ही। क्लियर? चलिए डियर स्टूडेंट, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तैयारी करते रहिए, काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन आप लोग कर रहा है। वेरी गुड। जितने स्टूडेंट हैं सभी का अधिकतर आंसर आप लोगों का सही था, गलती से किसी का गलत आंसर मुझे देखने को मिला। चलिए बाय बाय।